सामीन हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरी तलाश तेरी तलब बार बार है, तू ज़ीनते चमन है तुझी से बहार है। तेरी तलाश तेरी तलब बार बार है, तू ज़ीनते चमन है तुझी से बहार है। मैं मुतमईन हूँ यार की निस्बत में इसलिए, मेरे दिल के गोशे गोशे में तस्वीर यार है। मैं मुतमईन हूँ यार की निस्बत में इसलिए, मेरे गोशे गोशे में तस्वीर यार है। आइए दिल के हर गोशे में तस्वीर यार लिए बैठे एक ऐसे सूफी से आज हम मुलाकात करते हैं जिन्होंने एक तवील मुद्दत हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में गुजारी और जिन्हें हुजूर शेखुल कामिलीन को बहुत करीब से देखने का शर्फ हासिल हुआ, जिनकी आंखों में, जिनकी यादों में, जिनकी हर बातों में हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह का अक्स समाया हुआ नजर आता है। यह हैं सूफी निजामुद्दीन साहब रज़्ज़ाक़ी, मालपुरा जिला टोंक राजस्थान के रहने वाले। तो आइए मुलाकात करते हैं सूफी निजामुद्दीन साहब रज़्ज़ाक़ी से और जानते हैं हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक इनके तासुरात और करामात। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं मालपुरा ज़िला टोंक राजस्थान में हज़रत सूफ़ी निजामुद्दीन साहब के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के ख़लीफ़ा भी हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुतालिक अपने तासुरात से हमें नवाजेंगे। तो हज़रत क़िबला से आपकी मुलाकात कहाँ कैसे हुई और कब आप बैत हुए, किस तरह हज़रत क़िबला की आप सोहबत में आए? हज़रत क़िबला से हम सावर में, जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था 1964 में, 1964 में 6 क्लास में पढ़ता था, तब वहाँ हमारी मुलाकात हुई। और हर जुमेरात को ये मस्जिद में जाके ज़िक्र अज़गार किया करते थे। तो एक मेरे दोस्त हुआ करते थे उस टाइम, अब्दुल अजीज़ साहब, जो भी रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक से है, SI से, उनके साथ में चला गया। 1-2 जुमेरात को तो मैं वैसे ही मिठाई उठाई खा को क्या आने लगा, और फिर 2री-3री जुमेरात को मैं बैत हो गया। और बैत होने के बाद मैं आपकी सदारत में आया और अपने काम शुरू कर दिए। कैसा लगा बैत होने के बाद आपको? बैत होने के बाद में क्या है कि मैं, जो मेरी शरारती आदतें थी, उदंडता थी, मुझे धीरे धीरे इन्होंने अपने कंट्रोल में किया और अच्छे गुणों से नवाजा और अच्छी शिक्षा दी। उस टाइम पढ़ा लिखा था नहीं, उर्दू वगैरह मुझे आती नहीं थी, लेकिन उसके लिए भी मैं नमाज रोज़ों से इनसे मुझे फारिग किया। और आज माशाल्लाह इन्हीं की बदौलत है कि मैं इस हालत में हूँ। जी, अभी फ़िलहाल आप कौन सी पोस्ट से रिटायर्ड हैं? मैं 1970 में सेकेंडरी, मतलब 11वीं पास सावर से की, और सावर से की उसके बाद में यहाँ आ गया था मालपुरा में ननियाल के हिसाब से मैं आया था मिलने के लिए, लेकिन कोई इंटरव्यू था, इंटरव्यू में दाखिल हुआ और मैं 4th क्लास में यहाँ पोस्टिंग हुआ मेरा। 4th क्लास में पोस्टिंग हुआ, 8 महीने बाद में कोई ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन था LDC का, उसमें शिरकत की और मैं पास हो गया। पास होने के बाद में हर 5 साल में वही ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन करते करते मैं ऑफिस असिस्टेंट से रिटायर हुआ हूँ 2010 में। 2010 में मालपुरा से या विकासनगर से था। तो हज़रत क़िबला की रहनुमाई बराबर आप पर बनी रही? बिल्कुल साहब, उनकी रहनुमाई शुरू से रही और मालपुरा में उनके साथ रहने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। और मैं जब एक कच्चे मकान में घर में रहा करता था न, उस टाइम मियाँ यहाँ मेरे पास आया करते थे और यहीं रहते थे। जबकि कुछ दिनों दादा मियाँ भी तशरीफ़ लाए और मेरे ख्याल से 1 महीने तक रहे यहाँ। माशाल्लाह उस टाइम काफ़ी अच्छी इनकी खिदमत करने का मुझे मौका मिला। और कुछ सूफिया इकराम में
कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली। हालांकि मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मुलाजिम होने की वजह से बहुत कम टाइम था, क्योंकि मेरी टूरिस्ट ड्यूटी थी, कोर्ट केसेज वगैरह थे ऑल इंडिया लेवल के, तो मैं भाग दौड़ में बाहर टूर में रहा करता था। लेकिन मियाँ ने मुझे नवाजा और मेरा घर भी इन्होंने बनवाया और सारी बातें मेरे को काफ़ी अच्छी मतलब तरक्की के लिए इन्होंने शिक्षाप्रद बातें की। और सिलसिले में भी इनके साथ मैंने जो भी मुझे टाइम मिला, टाइम निकाला और बहुत अच्छा लगा इनके टाइम। और आज मैं जिस स्थिति में हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। अल्लाह ताला ने इनको इस गरीब आदमी को नवाजने का एक मौका दिया और मैं जो भी हूँ इन्हीं की वजह से आज हूँ। आज जैसे मेरे 5 बच्चे हैं, अब मियाँ के सिलसिले में आने के बाद ही मेरी शादी हुई मालपुरा ही। 5 बच्चे हैं और सारे वेल सेटल्ड हैं। बड़ा बच्चा मेरा सीसी ठेकेदार है भवन निर्माण में। लड़की मेरी एक बिल्डर का काम करती है सांगानेर में। एक बच्ची मेरी 2nd ग्रेड में नर्स है जो टोडा राइसिंग में पोस्टिंग है। एक लड़की मेरी टीचर है जो सांगानेर में जॉब करती टीचर है। और अल्लाह ताला ने ज़मीन जायदाद से, हथौड़िया में भी मेरी अपनी ज़मीनें हैं, काफ़ी नमाजी है और ये इन्हीं की थी। जी, आपने मुझे पर्सनली बताया था कि आप बहुत ही मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और मियाँ की नवाजिशें काफ़ी रही है, मियाँ की ऐसी कुछ करामतें भी हुई है तो जिसने आपको ज़मीन से उठाकर काफ़ी ऊपर ला दिया। जी, एक टाइम ड्यूटी के दौरान 78 में 1978 में हमने एक ज़मीन खरीदी है तोड़िया में 10 बीघा। उस ज़मीन का कुछ आड़ोस पड़ोस की वजह से हमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वो ज़मीन रजिस्ट्री होने नहीं दे रहे थे। जब मैंने ये मियाँ को अपने दिल में पुकारा, मैंने कहा मियाँ ये हालत है मेरे साथ और ये ज़मीन होनी चाहिए। इस ज़मीन के लिए एक हमारे को मिलने वाले थे रिश्तेदार, खो नागौरियान में रहते थे। तो हमने सोचा अगर वो आ जाते हैं तो ये हमें ज़मीन जल्दी मिल जाएगी। मैं ऐसे सोच ही रहा था और आधा घंटे बाद में मेरे कोई रिश्तेदार आके कहते हैं जी कि वो खो वाले गेट पे आ गए अविका नगर के, जहाँ मैं सर्विस करता हूँ, और वो आपको बुला रहे हैं। आपने दिल में अर्ज किया था मियाँ से? मैंने दिल से अर्ज किया था, दिल में अर्ज किया, पर तसव्वुर किया मियाँ आज उनका कर्म था कि वो लोग आ गए और मुझे बुलाया। मैं गेट पे आया तो खड़े वहाँ, कहा आप आओ, 2-3 महीने से आपका चक्कर चल रहा है ज़मीन का, रजिस्ट्री करवा दें। मैं जो ही गाँव चला गया और उसी टाइम में रजिस्ट्री हो गई। ये बंदा नवाजी है और उन्हीं का कर्म था। बाकी हमारी इतनी बच की बात नहीं थी कि हम और ज़्यादा पैसा दे कर हम किसी तरह से करवाते, मुश्किल था। लेकिन ये मियाँ ही का कर्म था सारा जो हमने किया। गैप से आपकी मदद थी? गैप से मदद थी मेरी। अल्लाह के हुक्म से आज वो ज़मीन 5,500 में खरीदी हुई, आज करोड़ों की कीमत है उसकी। जी जी, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी नवाजिश रही मियाँ की। मालपुरा में आपके यहाँ हज़रत किबला का और दादा मियाँ का क़याम रहा, उस वक्त में आपने मियाँ में ऐसी कौन सी बातें देखी जिसने मतलब हमारे जहन को हिला दिया हो? जी, मियाँ का तो देखो इतना था कि इनका मेन जो मोटो था इनकी लाइफ का, मियाँ का पीरा मुरीदी में, वो था मोहब्बत। मोहब्बत ने सबके दिलों को झकझोर कर दिया और जहाँ भी गए मोहब्बत बिखेरते गए और मोहब्बत की वजह से ही ये सारा ज़माना उनकी तरफ माइल हुआ है। और इसके साथ साथ आपको मियाँ की तनख्वाह से, पैसे से कोई लगाव नहीं था। जो ही पैसा आता था दूसरे के हाथ में रहता और खर्च किए बगैर इनको चैन नहीं आता था। और गरीब अमीर सबको बराबर लेके चलते थे हमेशा। और इसके अलावा भी आपकी जहाँ भी अगर मान लो किसी तरीके से जैसे गांव चले गए, दौसा चले गए, वहाँ से कुछ पैसा वैसा आया थोड़ा जेब में, तो उसको भी खर्च करते थे। परेशान थे वो लोग, यार पैसा जितना आता सब खर्च कर देते हो। लेकिन ये बसें उस ज़माने में बसें चला करती थी, बसों कंडक्टरों से सीधा ही पैसा लेके वो भी खर्च करते थे अल्लाह की राह में। उर्स है, ये है, वो है। हम लोग मुरीद भाई बैठ जाते तो
खिलाने पिलाने में, यानी कि वास्तव में कंजूसी नहीं रखते थे, खाओ। जी मियाँ ने कभी स्वाद नाम की चीज़ नहीं देखी, जो भी आता माशाल्लाह बहुत, सुभान अल्लाह बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह बहुत बढ़िया। कोई भी चीज़ हो, दूध है, खीर है, या कोई गोश्त है, या कोई सब्जी है, दाल है, जो भी है, सुभान अल्लाह। कभी हमने तो ये देखा नहीं कि नमक कम है, मिर्च कम है, अल्लाह का करम था इनका। जी। किसी ने चटनी रोटी दाल रोटी भी रख दी तो उसमें भी सुभान अल्लाह। सब। एक बार मुझे याद है, मैं गांव चला गया तो मैं मेरी मम्मा को बोल रहा था, मैं कहा परोठे वरोठे बना दो, मियाँ आए हैं। कहा नहीं तो नहीं समझता। उन्होंने मक्का की रोटी चूरा किया, उसमें छाछ और दही डाल दिया, और मियाँ बिगड़ चम्मच इतने मज़े से खा रहे हैं, मैं देखता रह गया, मैं शर्म चीज़ आई मुझे, लेकिन वास्तव में उन्होंने इतने मज़े से खाए कि ये बहुत बड़ी, सब ताजुब कर गए हमारे घर वाले। अरे कि तू तो पराठे वराठे के लिए वो करता है, लेकिन ये मियाँ तो सब खाते हैं। और बड़े मज़ा आ गया कि मुझे पेट भर गया। उस टाइम वहीद साहब भी थे, वो भी कह के यार ऐसा खाना हमने आज तक खाया ही नहीं। जी मक्का की रोटी होती है, बहुत स्वाद होती है, और मियाँ तो मियाँ ही थे साहब। मुझे पीछे साइकिल मुरीद होते, पीछे की सीट में साइकिल बिठा के, साइकिल पर वो खुद चला के गांव में जाते थे हम। जी जी सुभान अल्लाह, बहुत सादगी थी। ये देखो इतनी सादगी थी। जी वो एक मुरीद को पीछे बिठा रहे और मियाँ चला रहे हैं गाड़ियाँ। जी जी मेरे गांव में है ना, खुद चारपाई को खड़ी थी, चारपाई बिछा के खुद बैठते थे आराम से। ये नहीं कि भाई इंतज़ार कर रहा हूँ कोई। जी जी ये था इनका शुरू से सादगी का। सादगी। जी सुभान अल्लाह। मियाँ के जब आप करीब रहे तो मियाँ की इबादत रियाजत भी आपने करीब से देखी होंगी, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? मियाँ की इबादत देखी मैंने सावर में, और शायद मैं कहूँगा तो आप लोग यकीन करने में ज़रा कोताही करेंगे कि यार ये शाम को ईशा की नमाज के बाद में आप इबादत में मशगूल हो जाते, थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो पढ़ाई शुरू करते। तो MSc वगैरह MA वगैरह चल रही, PhD तो बाद में की, MA चल रही थी इंग्लिश में MA थे, AA कर लिया था इन्होंने। MA थे, M.Ed थे, B.Ed थे। वो M.Ed B.Ed तो जाना इंस्टीट्यूशन में होती है, लेकिन वो पढ़ाई तो वही करते थे ना। जी तो मैंने यहाँ तक देखा कि जैसे नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ ली और नींद आ रही है, तो आप अपने बालों को कड़ा होता है ऊपर ये पंखे का, कड़े से लटका लेते थे और खड़े खड़े, ताकि वो झटका आए तो वो नींद नहीं आवे। ये मैंने आए वो सीन मेरे खुद देखा, खूब देखा, क्योंकि मैं करीब 1.5 साल साथ रहा, एक ही कमरे में हम थे, एक ही कमरे में मैं सो जाता था और आप तो पढ़ी थे, सोते हुए देखा ही नहीं कभी। मैं कि नींद ही कैसे निकालते थे। और सादगी ये लेटरिन वगैरह कुछ नहीं था वहाँ, ये गटर वगैरह नहीं थे। लोटा लेके पहाड़ में जाते थे, जंगल करके वापस आते थे, और हम साथ जाते ना तो हमें बीच में ही कि आप बैठ जाओ, मैं जा जाता हूँ। इतनी सादगी थी ये। अब इतनी मेहनत कोई कर लेगा उसमें? बेशक बहुत सादगी। हाँ, बहुत सादगी थी। रमज़ान के टाइम में देखा मैंने कि शाम को ठंडी रोटी, आलू की सब्जी, गट्टे की सब्जी या बेसन की सब्जी, यही बनती थी सब्जियाँ। और वो शाम को रखवा लेते, सहरी कब करते हमें कोई पता नहीं, हम तो नींद आ जाती थी। और रमज़ान के, तरावी के, सबके इतने पाबंद थे कि शायद मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ आज उतनी मेहनत कोई करता ही नहीं है। उतनी मेहनत कोई करता ही नहीं। नमाज तो यानी कि क्लास में कब निकल गए, खाली कमरे में नमाज पढ़ी और वापस आ जाते। हाँ, नमाज की बराबर पाबंदी थी। हाँ, बराबर पाबंदी, पंचोक्ता हमेशा की पाबंदियाँ थी, हमेशा। हम तो ताजुब करते थे, मैंने कहा यार इतनी मेहनत कैसे करते अपने में। अब क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे हम तो, न तो मदरसे न गए, नमाज ही नहीं जानते, तो बाद में शुरू की मैं नमाज ही, आपके आने के बाद ही। बस ये जिक्र अजगार में थे, हमें वो सांस का जिक्र सिखा दिया था। आज भी वो जिक्र काम कर रहा है मेरा, और इतना काम करता है साहब। मैं वहाँ, मेरा हार्ट अटैक हो गया था, तो मेरे एंजियोग्राफी और छल्ले वगैरह रखे थे, तो मैं आँख बंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह
कब क्या हो गया, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी, बेशक। बेशक। दूसरी बात है, पैदाइशी मेरी यतीमी है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, ज़माने में कहीं घर मकान कुछ नहीं था। जी, लेकिन आज अल्लाह का करम है कि मेरे पास 2 मकान गांव में हैं, यहाँ ऊपर नीचे 2-3 में 2 मकान पीछे है, ये है, जी, ज़मीन है 2200 बीघा ज़मीन है, 4 दुकानें हैं वहाँ। सुभान अल्लाह। हाँ, कोई कमी नहीं है। ये सब आपका करम है बुज़ुर्गान दीन का। बेशक। आपकी नौजवानों पे, बच्चों पे किस तरह से मोहब्बत और शफक़त थी, कुछ इस बारे में बताएं। आपकी नौजवानों से और बच्चों से, नौजवानों से तो मोहब्बत, स्टूडेंट थे उनसे भी बड़े मोहब्बत से पेश आते थे। अगर उनको पहले भली बुरी बात समझाते थे, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही, मारपीट भी करते थे उनके साथ। और मारपीट इतनी बुरी करते कि एक बच्चे को मारते 50 बच्चे अपने आप अकल लग जाती थी उनको। ये तो था बच्चों में। कंट्रोल बड़ा तगड़ा था। जी, और क्लास को खड़ी करके बाहर बुलाते थे। बाहर बुला के जो स्टूडेंट मुद्दंड था ना, जैसे कोई बदमाश है तो उनके सामने मारपीट करना उसके। जी, अगर उनको तो यह भी कि कल वो तेरे घर वालों को भी लाना, घर वालों को बुला के भी उनके सामने मारपीट की बेइज्जती करते, ताकि दूसरे बच्चे डर जाया करते थे। जी, भाई ऐसा होगा तो, और माँ बाप भी कह अच्छा किया साहब, हमें सुधार दो इसको। और जो उनके साथ उनके ज़माने में जिस स्कूल में पढ़े ना, माशाल्लाह बहुत कम होंगे जिनको रोज़गार धंधा नौकरी वगैरह नहीं है। उन कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो, हर आदमी कामयाब है उनसे जो पढ़ा। उनके ज़माने के हर कामयाब है। प्रिंसिपल के एतबार से आप मतलब एक परफेक्ट प्रिंसिपल के रूप में थे। जी, प्रिंसिपल के टाइम तो मैंने ये देखा साहब, और तो क्या कि 2 टीचर, एक बार मैं कोई किसी काम से उधर जा रहा था, मैंने कहा मियाँ से मिल के अपना ड्यूटी पे चलेंगे। तो 2 अध्यापक थोड़े लेट आए, उनकी नज़र पड़ गई स्कूल से बाहर। तो स्कूल की गेट के बाहर दीवार के नीचे बैठ गई दोनों मास्टर कि भाई वो देख लेंगे क्या कहेंगे। वहाँ खड़े खड़े कहते कि इनको दोनों को बुलाओ। वो घबरा गई, क्या कहेंगे। अजी आ जाओ मास्टर साहब, आ गए क्या आप? आ गए तो कोई बात, आ जाइए। कभी ये नहीं कहा उनको कि भाई लेट क्यों आते हो, क्या है, आएंगे तो क्यों आएंगे वो ऐसे। जी, आप खुद ही बहुत पाबंद थे, टाइम के पंचुअल थे। जी, जी, वक्त से पहले ऑफिस में पहुंचना, स्कूल पहुंचना और वक्त के बाद में रवाना होना। जी, ये सब चीज़ें स्टाफ के लिए खुद प्रेरणा थी। इनका तो ये था कि रात को अगर नींद नहीं आ रही, शाम को ऑफिस में गए, काम कर रहे, कोई चपरासी नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना ऑफिस का सारा फाइल वाले निपटा के फिर आके सो गई। ये था इनका। तो मैं डिवोटेड थे, मेन चीज़ को समर्पित थे। अपने को तो मेरा नाम तो निजामुद्दीन था पूरा, लेकिन मियाँ तो ठाकुर साहब के नाम से कहते थे। मैं ठाकुर साहब, ठाकुर साहब के हिसाब से ही बोलते थे। कि ठाकुर साहब आ गए। दूसरी बात उनकी देखो करम है, महफिलें चलती थी रात को 2 बजे, ये बाबा वगैरह सब 2 बजे 3 बजे दुआ होती थी, सो जाते थे। और 11 बज गए, ठाकुर साहब सो जाओ तुम। तो ठाकुर साहब को टाइम, ये बाबा वगैरह बैठे रहते, मैं जाके सो जाता। ये उनकी बंदा नवाजी थी, सबसे बड़ी बात। तवज्जो थी उनके, हर मुरीद को उसके क्षमता के अकॉर्डिंग ट्रीट करते थे। ट्रीट करते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, स्कूल का तो विकास के लिए उन्होंने, जैसे यहाँ एक लाइब्रेरी शेड था, नहीं रूम, बहुत बड़ा हॉल बनवाया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भाई अगर पैसा नहीं है तो पैसा मैं इंतज़ाम करूँगा। तो जो ही माल प्रेम आए और एक दिन में पूरे हॉल का पैसा ले गए थे। क्या दोगे साहब, ये नहीं कहा कि इतना देना पड़ेगा, अपने आप कोई 11,000 दे रहा है, कोई 5,000 रुपये, पूरे मार्केट में से उगाई करके, और एक दिन के अंदर ये सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। इसके अलावा दूसरे साल करीब 20 बीघा ज़मीन यहाँ पड़त थी। तो यहाँ म्यूनिसिपलिटी बोर्ड का ये था भाई, इसमें ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, प्लॉट काटेंगे या बस स्टैंड बनाएंगे। इन्होंने आओ न देखा ताव देखा और सारे को कंट्रोल में करके डोलखाई लगवा के और कलेक्टर से जाके
अलॉट करवा लिया, जो फील्ड आज मौजूद है। और शायद मेरे ख्याल से इतना बढ़िया फील्ड है इतने मौके पर शायद टोंक जिले में तो पहला ही। मालपुरे का जो फील्ड है ना स्कूल का, बहुत बढ़िया, ये उन्हीं की देर है। और मालपुरे का बच्चा 15 अगस्त 26 जनवरी को उनका नाम याद करता है कि साहब उनकी वजह से देखो ये एक डॉक्टर अब्दुल रज्जाक साहब थे हमारे साहब, उनकी वजह से ये फील्ड तैयार हुआ जी। अच्छे काम के लिए हमेशा याद किए हमेशा तत्पर रहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आपने क्या किया, किस तरह से मतलब आपने समाज के साथ अपना बिहेव रखा? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो आपने मेरा इनका साथ हुआ सावर में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो सावर है ना वहाँ से। तो वहाँ से जब से भी देखता आ रहा हूँ जूनिया वगैरह सब में हिंदू मुस्लिम की मिसाल को बहुत अहम फरीजा समझा इन्होंने। और दोनों ही तारीफ़ करते थे आपकी और दोनों के बराबर काम करते थे। दूसरी बात यह है कि उनको मोहब्बत से पेश आया करते थे। और हल्का जिक्र में हम अगर 10 हैं तो 4-5 तो वो लोग भी बैठेंगे हमारे बीच में और हल्का बैठ रहे हैं, अजगार कर रहे हैं और कव्वालियाँ सुन रहे हैं, दुआ तक बैठे थे। एक ब्रह्म प्रकाश थे हमारे दोस्त, उनका तो काम ये था कि आके बैठ जाया करते थे और रात को करीब 2 बजे यहाँ से उठ के जाया करते। आज वो भी संत हैं, संत महात्मा है, लेकिन वो आज भी याद करते हैं उनको। आज भी है वो लोग और उनको याद करते हैं। और मेरे को खूब जूनियर उसमें भी निकले 1-2 बार गए। वो निर्गुणी होते हैं ना, वो कौन से संत वो है, चद्दर लेते हैं। इसके अलावा एक बात उनकी ये सबसे मशहूर बात है कि जहाँ भी गए हूँ छोटे बच्चे से लेके छोटी जात से लेके बड़ी जात तक उन्होंने कभी फ़र्क नहीं समझा कि भाई ये ब्राह्मण है तो ऐसा है, ये अगर हरिजन है तो ऐसा है, नहीं, सबको बराबर समझा। एक दफ़ा तो मैंने यहाँ देखा कि हॉस्टल में आराम से दोपहर को सो रहे थे लेटे हुए और हरिजन जो झाड़ू पोछा करता ना उसका बच्चा पेट पे खेल रहा। हमने कहा, एक पंडित जी थे वहाँ, उन्होंने कहा कि ये तो सर ये तो हरिजन का बच्चा है। तो क्या है तेरे बच्चे पर, इसमें कोई फ़र्क है तो बता दे मुझे। तो इसके भी कान है, तेरे के भी कान है, इसके आँख है, तेरे भी आँख है, तेरे बच्चे से अच्छा ही है जो मेरे पास खेल तो रहा है नहीं। देखो इतनी मोहब्बत थी, मैं ताजुब कर गया, हम लोग ताजुब कर गए उस टाइम, मैं भी वहीं था। देखो ना कोई जात पात की तफरीक, ना कोई भेदभाव, ना नहीं था कोई जात पात, सबसे मोहब्बत सबसे मोहब्बत जी, सबसे मोहब्बत रखते थे। स्कूल में खाना बनाया करते थे, एक राम निवास जी पंडित जी थे जी। तो उनका क्या काम था कि जैसे 500-700 रुपये का सामान आया तो कुछ बढ़ा के पैसा ले लिया करते थे उनसे, मियाँ पेमेंट करते। तो मुझे 2-3 अध्यापकों ने कहा कि हरिनारायण जी जानते ना, उन्होंने कहा कि निजाम साहब, हेडमास्टर साहब को ये बताओ, ये पंडित जी इतना तो सामान ही नहीं लाते, पैसा लेते हैं। तो मैंने मियाँ को बोला, मैंने कहा जी ये शायद 500-700 रुपये का सामान लाते हैं, इतना पैसा क्यों लेते हैं, हिसाब तो पूछ लिया करो। नहीं इनको 2000 दे दिया करो। 1500 की जगह 2000 या नहीं खाएंगे, इनके घर खा लेंगे, बात तो एक ही है ना जी। आप इनको 1500 की जगह 2000 दे दिया करो, खाएंगे तो पेट में ही ना, अगर रोटी खा रहे तो खाने दो इनको। बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। वो ही पंडित जी मुरीद थे इनके जी, रामनिवास जी थे ना उनका नाम, रामनिवास जी मुरीद बने इनके और माशाल्लाह बहुत मशहूर थे। हाँ, उन्होंने वहाँ इलाज करना शुरू कर दिया साहब। अच्छा। मियाँ का नाम लेके 3 बार मियाँ का नाम लेके पानी दम किया, फ़ायदा। 1-2 कोई औरत कह दी थी एक बार, ये बाबा को भी आके कहा कि बाबा वो तो कहा कि पानी दम फूक के मारो तो इलाज नहीं हो, कहीं करो। तो यहाँ आया रोया वो, रोने के बाद वो फिर मियाँ ने भी कहा कि तुम तो पानी दम नाम लेके दादा मियाँ का और दम कर दिया करो, सब संभाल लेंगे। और वो वास्तव में अटैक आया, लास्ट ईयर इंतकाल हुए
तब तक यही इलाज करते थे। लाइन लगती थी यहाँ स्टेशन पे उनको, जी बहुत लाइन लगती थी। जी ये उनका बंदा नवाजी थी मेन कुल मिला के। ये तो गरीबों के साथ भाई कोई, हाँ, किसी के साथ कैसे भी नियत से, नेक नियति से काम करो तो फ़ायदा हो जाता था, फैज मिलता था उनको। ये था मियाँ का हिसाब किताब। और कोई मियाँ की ऐसी करामात? जी एक दफ़ा साहब हम हनुमानगढ़ गए थे, ये उधर सांगरिया वगैरह में इनकी पोस्टिंग थी ना, तब इनका कोई दोस्त से इंतकाल हो गया था, मैं भी साथ था। और हनुमानगढ़ जाके उनके यहाँ घर पे बैठना करके फिर आप बोले कि अपना जो तो दौड़ी पाल भी चलाते हैं, मिलने वाले मिल जाते हैं। पास में थी सांगरिया, मेरे घर से 25-30 किलोमीटर पर चले गए वहाँ बस से। तो एक इनके साथी थे पंडित जी, टीचर थे वो, उनके घर गए हम सीधे। तो जो ही गए तो वो पंडितानी उनकी घर वाली चिल्ला के आई कि जी तो मैंने बताया था ना आपको, मैं सपना आयो कि पीर साहब तो आबाड़ ही थे और पीर साहब की याद आ रही है, घना दिनों आया कौन। तो कही ये साहब वहाँ आएगी। आपने वहाँ चाय वाय पी, खाना वाना खाया। फिर आप बोले कि साहब एक अली शेर है जो टेलर मास्टर है, उनसे मिली आते हैं। अली शेर के पास जाके कोई पास में ये कोई ढोली वोली के घर था, वहाँ चले गए। वहाँ जाके वो ढोल बजा रहा था और गाने वाने और वो कव्वाली वाली ऐसी पढ़ रहा था। वहाँ बैठ के सुन लिए। वहाँ सुने तो उस बच्चे का तो मुझे नाम नहीं है, ढाणी से आया कि साहब आप तो अली शेर से पूछा कि मियाँ का कोई पता है क्या? अरे कि मियाँ आज आए हैं क्या, वो डोली के वहाँ पास में पड़ोस में हम बैठे हैं कि वो ये मिल के गए तो हमारे पास आ गया। अब वो बच्चा कहने लगा कि साहब मेरी माँ ने भेजा कि मुझे सपने में आए हैं कि पीर साहब आए हुए हैं और शायद कम्मा अब यहाँ कहाँ पर पीर साहब आएंगे, दोसा है, दोसा से यहाँ कैसे आएंगे? नहीं कि आएंगे ज़रूर, कोई बात है, मुझे सपना आता ही नहीं। तो आप तो आ भी गए। फिर हमें ले गए साहब, ले गए ऊँट की सवारी करे और चल दिए। थोड़े पास में थी वो ढाणी, चले गए। वहाँ जाके देखा तो साहब देखो बंदा नवाजी से कहते हैं कि मियाँ को याद किया, रात को सपने में, दिन को आ भी गई जी। फिर 1-2 दिन वहाँ रहे, फिर आए। बिना टेलीफोन, बिना कोई लेटर, कोई कुछ फ़ोन ही नहीं थे उस टाइम, फोन भी नहीं थे, ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं, टेलीफोन था, कुछ नहीं था जी जी, केवल रूहानियत थी। रूहानियत थी उस टाइम जी, रूहानियत थी साहब। मियाँ की जो निजी ज़िंदगी थी वो कैसी थी? मियाँ की निजी ज़िंदगी बिल्कुल सादगी, न कोई स्वाद में समझते थे, न कपड़ा ये अच्छा ये बुरा, ये ढीला ये अच्छा है ये सस्ता है ये महंगा, कुछ नहीं। जो उनके सामने आ गया बस वो पहन लिया। और कोई खाना चटनी रोटी मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और बहुत लजीज चीज़ मिल जाए तो सुभान अल्लाह। दूध पी रहे तो चाय आ गई तो चाय के दूध में मिला के पीना शुरू कर दिया। खीर है और दाल आ गई तो दाल को भी खीर में मिला दिया यार, खा लिया यार, चल दिया यार, वो गया सब, ये काम हो गया। ये था मियाँ का। दूसरी बात है कि जो अपने मुरीदीन जो बैठे बैठे खाना खाते हैं ना, तो सबको अपने खाने में से सबको तकसीम उनको दे देते, और जो सब खा रहे वही खाते। ये नहीं कि ये पराठा आ गया, हलवा आ गया तो अपनी खा लोगे, नहीं, सब वो बात अलग है कि आप अपने हाथ से अगर कोई चीज़ खिला दी तो खा ली, बाकी तो इनकी कोई पसंद नहीं थी कि ये चीज़ अपन अच्छी खा ले। न कभी इनका टाइम खाने का था। मैंने तो ज़िंदगी में ये नहीं सुना कि मुझे भूख लग रही है। कभी तलब होती है ना यार, नमकीन खा लो, ये पराठा खा लो, रोटी खा लो यार, थोड़ी कल की खाई हुई है, लेट खाए। कभी भूख तो इनको कहा क्या कभी भूख के लिए कि भाई आज तो भूख लग रही है मुझे, खाए हुए हैं, किसी को मना नहीं किया कि तेरा खाना नहीं खाऊंगा, चाहे एक लुकमा ही लो, लेंगे। दिल सबका रखते थे, दिल सबका रखते थे। आप ठंडी चाय लिया है तो पी ली, गर्म लिया है तो पी ली, दूध लिया है तो पी। मीठा नहीं है तो ये नहीं कहना कि भाई चाय में मीठा नहीं है तो मैं ये चाय, नमक नहीं है तो ये चाहिए, कुछ नहीं, बस ये सब चल दिया। रोजे वाली बात, रोजे वाली बात।
हाँ, रोजे में तो क्या कि वो शाम को जब हॉस्टल में हम रहते थे ना, तो हॉस्टल वार्डन से शाम को ही खाना मंगा लिया करते थे। उसमें सब्जियां दो ही बनती थी, या तो आलू उस ज़माने में या बेसन की सब्जी। तो शाम को ही वो ठंडी रोटी, वो रोटी और सब्जी रोटी लाके ढक के रख लेते थे। शहरी में कब, हम तो आँख ही नहीं खुलती थी। जब शहरी का टाइम हुआ, शहरी खा लिया पी लिया। न कोई चाय थी उस ज़माने में, न कोई दूध था, कुछ नहीं, वो ले लिया। पूरी सादगी थी। पूरी सादगी थी। और शाम को भी हम 5 बजे खा लेते थे, और वही आपके तो वही ठंडा खाना शाम को मिलता, उसमें से रख लेते, वही गट्टे की आलू की सब्जी, वो खा के बस न कोई चाय पीना, न कोई क्या। उस जमाने में मैंने इनका ये भी नहीं देखा साहब कि रोज़े के लिए ये इख्तियारी है, ये तरबूज काट लिया, कुछ नहीं, जो कुछ थोड़ा बहुत मुंह में रखा और पानी पी लिया, छुट्टी। ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है इनकी कुर्बानियाँ। सबसे बड़ी बात तो कुर्बानी ये है। गुस्सा तो आपको कभी ज़िंदगी में आया ही नहीं, हंसते हुए और आरा, रोता हुआ आरा, उसको भी हंसा देते थे। गुस्सा तो कभी आया ही नहीं। गुस्से पे तो इनको कंट्रोल था शुरू से ही, कभी ज़िंदगी में गुस्सा देखा ही नहीं हमने। चाहे मुरीद कुछ बात कर दे या कोई अपने से गुस्तागी हो जाए, अपने से गलती हो जाए, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता था उस चीज़ पे। भाई गुस्सा करके आपको लाइन पे लाना या आपकी आदत सुधारना, कभी कुछ नहीं। तीसरी बात यह, अगर कोई राय इत्तेफाक देनी हो तो दे दे, नहीं तो बस खामोशी इख्तियार कर लेते थे। आपको जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, तो उस वक्त आपका कैसा रिएक्शन था? जी, आपको जब जयपुर में इनको स्टेट अवार्ड मिला था, एक बार स्टेट अवार्ड मिला था, तो दादा मियाँ को साथ ले गए। तो स्टेट अवार्ड रिसीव करने के बाद में दादा मियाँ बैठे थे, उनके कदमों में रख दिया और आप जाके बैठ गए। ये नहीं कि वो दादा मियाँ ने उठाया और अपने पास रख लिया, वो बात अलग थी। हम पीछे दीर्घा में खड़े थे, दीर्घा होती है ना खड़े रहने की, उसमें खड़े थे और आपने लिया सादगी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप वापस निकले तो फिर वो स्टेट अवार्ड दादा मियाँ लेके निकले, आपने हाथ में नहीं लिया उसको। जी, सुभान अल्लाह। ये था, सीधी बात है जी। और इनका ये भी था कि भाई उस टाइम ये रिएक्शन नहीं था कि मुझे स्टेट अवार्ड मिला तो इतना खुश हूँ, नहीं, कुछ नहीं था, लिया दे दिया। मतलब इनका ये था जी मोटो कि भाई ये जो कुछ मुझे मिल रहा है आपकी वजह से मिल रहा है। मतलब ये एक सादगी थी, ये आपका मतलब खाकसारी थी। हाँ, खाकसारी थी। गुरु पे मतलब समर्पण था। समर्पण, पूरा समर्पण था जी। और कोई ऐसा कोई हादसा आपके साथ में हुआ? जी। एक दफ़ा का टाइम था, मैं यहाँ मालपुरे में एक अब रिश्तेदार कच्चे मकान में रहा करता था। तो शाम को ऑफिस से आके खा पी के मैं सोया था। सोने में मेरी आदत थी कि मैं कपड़े उतार के सो जाया करता था, ऐसे ही बाहर बरामदे में, और टांग दिया करता था। सुबह जब मैं उठा तो मुझे ये पता चला कि भाई रात में कपड़े पहन के कहीं जंगल में गया, और जंगल ऐसे बयाबान जंगल था जिसमें पेड़, लंबे लंबे पेड़, पत्ते वगैरह घूम के आया। सुबह उठा तो मुझे एकदम ख्याल हुआ, मैंने कहा थकान सी हो रही है, कपड़े पहने हुए हैं, जबकि कपड़े उतार के सोए, बात क्या है? तो मैं मन ही मन में सोचा, मैंने कहा बात क्या हुई? ये बात तो मैंने अपने घर वालों को भी बता दी थी मैंने। और जब मैं सुबह पाजामे को टटोला तो उसमें ये बरबूट के कांटे होते हैं जंगल के, वो लगे हुए थे। यानी कि वो उसका सबूत था। ये सबूत था। मैंने ये देखा, मैंने बीन के सुबह निकाले जी, उनको सारे निकाले, तो ये सबूत था। ये मेरे ख्याल से बंदा नवाजी करामात ही थी, ये कोई होगा क्या पता। अब ये तो कोई बला थी जो मियाँ के कर्म से ठीक हो गई। वो जी, क्या होता और क्या नहीं होता वो तो अब अल्लाह मियाँ ही जाने इस चीज़ को। सुभान। एज ए प्रिंसिपल आपकी किस तरह की भूमिका थी? मालपुरा में जब ये एज ए प्रिंसिपल थे तब आपका आलम यह था कि हर क्लास में पीछे जाके बैठ जाया करते, मास्टर कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बच्चों की लगन है कि नहीं है, बच्चे कोई शरारत तो नहीं कर रहे हैं, देख लेते। फिर
ये क्लासों का जो मूल्यांकन करते थे तो पता लगता है इनको भाई फला क्लास कमज़ोर है। तो कभी अध्यापक को, क्लास टीचर को नहीं कहा भाई ये तुम्हारे बच्चे कमज़ोर क्यों, ये खुद एक्स्ट्रा क्लासेस लेना शुरू कर देते थे। शाम को 5 बजे रोका, 1 घंटा 2 घंटा ये बच्चों को ये पढ़ाते थे। फिर उससे इतने करेज होते थे बच्चे, इतने करेज होते थे यार एडवर्ड साहब आज क्लास लिए। पढ़ाने का तरीका भी था इनको। पढ़ाने का तरीका तो ये था कि जो एक बार पढ़ा दिया ना वो बच्चा बोलता ही नहीं था कभी। वो बहुत बड़ा, ये तो यहाँ मालपुरे में बड़े दिनों तक चर्चा चली थी कि जो उन्होंने पढ़ा दिया वो कभी बोलते ही नहीं बच्चे। समझाने का तरीका था। इंग्लिश, हिस्ट्री ये ज़्यादा पढ़ाया करते, ज़्यादा इंग्लिश ही था इनका तो मेन मोटो तो बच्चों को कमज़ोर नहीं देखते थे कभी। दूसरा है कि जो अच्छे, जो होनहार बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनको करेज करने में इनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। चाहे बीच वालों को उनके साथ करेज करना पड़े, लेकिन करेज करके ही छोड़ते थे उनको, ताकि स्कूल का नाम रोशन हो, स्कूल का काम हो। उनकी ये सारी चीज़ें स्टाफ के लिए अपने आप ही प्रेरणा बन जाती थी। प्रेरणा बन जाती थी। स्टाफ अपना समर्पित था उस टाइम में, सब स्टाफ था। एक बार तो मैंने ये भी सुना है कि स्टाफ में किसी को तनख्वाह नहीं मिली थी, तो आपने मतलब उसको तनख्वाह तक अपनी तरफ से दी। हाँ दी। हाँ वो तो ये हरि नारायण जी के टाइम की बात है। हरि नारायण नहीं, यहाँ पे किसी अध्यापक की कोई मेरे ख्याल से डेपुटेशन पे था कोई, क्या तनख्वाह नहीं मिली। वो फिर इनको आगे करके साहब मेरे को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ। उस ज़माने में पैसा भी थोड़ा ही मिलता था, अब बाहर के थे वो, तो इन्होंने फिर जेब से निकाल के दे दिए, ले लो फिर देखेंगे बाद में। अब आगे क्या हुआ क्या वो तो अल्लाह जाने, लेकिन उस टाइम उनको सबके सामने पैसा दे दिया कि तुम तो ले मस्त रहो। मियाँ किस तरह से दिल की बातों को जान लिया करते थे, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। एक दफ़ा था कि मैं ऐसे ही घर में घर गृहस्थी की बात मियाँ से बात कर रहा था। मैंने कहा मियाँ अपनी जो लड़की है, ये जो नर्स है, तो इसको आज लड़का जो मैंने बचपन में शादी कर दी थी, लड़का काबिल निकला नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, और उसके सामने ये बच्ची थोड़ी मना कर रही है कि भाई ये कैसे मेरा निर्वाह होगा। तो आपने खामोशी इख्तियार कर ली, न तो हाँ कही न क्या करना क्या नहीं करना। तोड़ने वाला लफ्ज़ जुबान पे नहीं लिया, मतलब बिल्कुल खामोशी नहीं, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। आपने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं चुपचाप रह के मैंने कहा, मैं तो समझ गया, मैंने कहा अब ये क्या कहेंगे। आपने अपनी फरियाद रख दी थी? हाँ फरियाद रख दी थी, लेकिन इनसे जवाब भी नहीं लेना था मेरे को, भाई फरियाद रखनी थी। दूसरी बात है कि मैं ये भी समझता भाई कौन कहेगा कि भाई कोई रिश्ता तुड़वा लो जी। फिर मैंने अपने हिसाब से प्रयास करा के और वो रिश्ता थोड़ा ख़त्म करके फिर शादी दूसरी कर दी। सही तरीके से काम निमट गया। हाँ निमट गया, बहुत बढ़िया काम निपटा। लड़का भी सही मिला और उसको वो नर्स कैडर का ही मिल गया जी, वो भी नर्स ही मिल गया, वो कंपाउंडर ही मिल गया बच्चा। शादी भी कर दी, अभी टोडा राइसिंग है दोनों। आज ही गए, आप आए, इसके 2 घंटे पहले निकले ही थे। अब दिल की बातों को आपने जान लिया और उसके मुताबिक जो है हाँ फैसला मिल गया मुझे। फैसला क्या करें साहब, आपके विशाल के बाद तो कम से कम मेरा मन तो मर ही गया कतई। मतलब वो जगह जाने में ही दिल लरजता है। क्या मैंने क्या देखा था, क्या उनसे बातें की थी, क्या यहाँ रहा करते थे। आज नहीं बरसों से जो आदमी 25-30 साल एक जगह रह लेता है, उनकी मतलब यहाँ तक कि मैं महीने में 20 दिन एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह है। हाँ फैमिली मेंबर की तरह जी। मैं महीने में 20 दिन में दौरे रहते थे मेरे, मैं भारत सरकार की सर्विस में बाहर ही बाहर रहता है मैं। तो आप कब आते, कब चले जाते, कितने दिन रहते, मुझे तो वापस आने के बाद पता चलता। लेकिन यहाँ आने के बाद में पुरसुकून, घर को भी सुकून था, आपको भी सुकून था, मियाँ को भी सुकून था। और मियाँ के साथ जो लवाजमा आता था
वो अपने आप जिनके जो कोई खाना बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई पानी गर्म कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अहले खाना को कोई परेशानी तकलीफ परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आई। जी जी ये देखो कहाँ क्या चीज पड़ी है, सब अपने आप जाओ इसमें, यहाँ ये बना लो, वो खुद ही घूमते रहते थे, क्या बना रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई जी, इतना अपनापन था जी। ये देखो। और इसके अलावा जो अपनी जो मेहमान है उनकी मेहमानदारी भी मियाँ करते थे जी। खुद भी उनको खड़े होकर खाना खिलाते थे, बेटो खाना खाओ भाई, ये नहीं कहा आप तो बैठे यार कोई कहाँ खा रहा, कोई नहीं, खाना खिलाते साथ में लेके सबको बैठ के, खुद खा लिया फिर भी बैठ के उनको सबको खाना खिलाते थे। ये था उनका मतलब शुरू से आखिर तक कोई चेंज नहीं जी। ये नहीं कभी मूड खराब है, कभी क्या बात है, कभी जल्दी में, कभी कुछ नहीं, सारी। और ये भी नहीं कभी परेशान करना कि भाई हम 11 बजे निकलेंगे, सब खाना बन रहा नहीं, खाना तो वही खाएंगे मुस्तफा साहब के यहाँ जाके, 11 बजे निकलेंगे। ये नहीं कि भाई यहाँ भी खा गए वहां भी खा गए, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये ऐसा कभी नहीं, बिल्कुल ऐसे सादगी में, न तुम्हें परेशानी आओ न अगले वाले को परेशानी आओ जी। और निकल गए अपने आप। ये थे मालपुरा जिला टोंक राजस्थान से सूफी निजामुद्दीन साहब रज़ाकी, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने पीराने उज़्ज़ाम से आपकी जैसी मोहब्बत करने की नेक तौफीक अता फरमाए। पिछले 2 महीनों से रमजान की और दिगर इम्तिहानात की मसरूफियत के चलते आप तमाम हजरात से राब्ता कायम नहीं हो सका। इंशाअल्लाह हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के आने वाले उर्स के बाद इंशाअल्लाह इस लाइव प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के आने वाले उर्स पर नजर डालते हैं। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम लेते ही नबी की याद आई है। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम लेते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहाँ सोचा तुझे आवाज दूं आका, मुसीबत में जहाँ सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। सुभान अल्लाह। आने वाली 25 मई से लेकर 28 मई तक हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह का 11वां सालाना उर्स बामुकाम जूनिया शरीफ तहसील केकड़ी जिला अजमेर में बड़ी शान और शौकत और धूमधाम के साथ मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें आप तमाम हज़रात की खुलूस और मोहब्बत के साथ दावत है। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा तादाद में तमाम अहले मोहब्बत, अहले निस्बत शिरकत फरमाकर इस रूहानियत के समंदर से फैज़ हासिल करें। देने की देर गए न दिलाने की देर गए, देने की देर गए ना देने की देर है न दिलाने की देर है। रज़ाक मियाँ को होठ हिलाने की देर है, रज़ाक मियाँ को होठ हिलाने की देर है। थम जाएगी अभी अभी गर्दिश की आंधियां, थम जाएगी अभी अभी थम जाएगी अभी अभी गर्दिश की आंधियां। रज़ाक मियाँ हुजूर का नारा लगाने की देर है, और दोनों जहां की दौलतें मिल जाएगी अभी, ओ दोनों
जहां की दौलतें दोनों जहां की दौलत मिल जाएगी अभी, चौखट पे उनकी झोली बिछाने की देर है। बेशक देने की देर है न दिलाने की देर है, रज़ाक मियाँ को होठ हिलाने की देर है। दोनों जहां की नेमतें मिल जाएंगी अभी, चौखट पे उनके झोली फैलाने की देर है, चौखट पे उनकी झोली फैलाने की देर है। तो आइए अपने वक्त के एक ऐसे वली की चौखट पर हासिल होने का सर्फ हासिल करें, जिनके दर से, जिनकी चौखट से कोई सवाली खाली नहीं जाता, झोलियां सबकी भर दी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह।